इस वीडियो में हम पैरामीटर पैरामीटर स्पेस स्टैटिक्स और रैंडम और स्ट्रेटिफाइड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और अनबायसनेस का पॉपुलेशन जो है उसका डिफिनेशन और कुछ टर्म भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है वो पैरामीटर है। पैरामीटर क्या होता है? ये जो सारे हम अभी डिफिनेशन पढ़ा रहे हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको मिस ना करिए। कम से कम इस जो लिखा हुआ है उसको लिखकर एकदम लर्न कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। पैरामीटर क्या होता है? कोई भी पॉपुलेशन का कांस्टेंट, उसी को हम लोग पैरामीटर कहते हैं। जैसे पॉपुलेशन का बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं ना, उसी को पैरामीटर कहते हैं। पॉपुलेशन कांस्टेंट जैसे कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन और मीन, ये सारे क्या हैं? पॉपुलेशन कांस्टेंट। या ये डिफिनेशन बोलिए, ये वैसे बहुत छोटा है, मार्क्स तो मिल जाना चाहिए क्योंकि परफेक्ट है, लेकिन ये भी साथ में लिखना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू अवॉइड वर्बल कन्फ्यूजन विद द स्टैटिकल confusion, constant of the population wise mean, standard deviation, variance, etc., which are the usually referred as a parameter। कहता है कि जो स्टैटिकल कन्फ्यूजन है या कोई पॉपुलेशन का कांस्टेंट जो है, अगर हम लोग सेम रखेंगे तो वो कन्फ्यूजन में होगा, गलत भी हो सकता है। इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए पैरामीटर बनाया गया, जिसमें सबका स्पेसिफिक सिंबल और स्पेसिफिक उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है और वेरिएंस है। दूसरा टॉपिक है पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है उसे जानते हैं। तो उससे पहले हम लोग कोई भी रैंडम वेरिएबल एक्स को लेट करते हैं, जिसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो है एफ फंक्शन ब्रैकेट में एक्स कॉमा थीटा। पहली वैल्यू जो होती है वो मीन कहलाती है और दूसरी वैल्यू जो होती है वो वेरिएंस कहलाती है। उसको लिखने का ये नोटेशन है। In the most common application, although not always a function form of population distribution is assumed। कहता है कि मैक्सिमम टाइम हम लोग यही जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, मीन्स, ये सब जो है ही इसी सब को यूज करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। अभी आगे हायर क्लास में जाकर देखेंगे कि ये जो है सिंबल उसकी जगह दूसरे वैसे ही दूसरे सिंबल भी होते हैं, उनके बारे में भी होते हैं। तो उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जानते हैं कि वो हमेशा नहीं होते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम यही सब यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो थीटा है वो एक कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई एक सेट है जो है एच। इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं एज अ कैपिटल थीटा। इसको कैसे पढ़ते हैं? कैपिटल थीटा के जैसे पढ़ते हैं। या इसको हम लोग नॉर्मल भी लिख देते हैं, कैपिटल थीटा इधर लिख देते हैं। कैपिटल थीटा नहीं लिख पाते इसलिए हम लोग डार्क लिखते हैं, इसको ऐसे करके डार्क लिख देते हैं। तो कैपिटल थीटा भी पढ़ते हैं इसको। और ये जो तरीका है उसी को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का ये एक फॉर्म है, लिखने का तरीका है। मेन यहाँ से ये तो नॉर्मल ऊपर डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा हम लोग को। मेन यहाँ पे है जो सेट है कैपिटल थीटा का, वो ज़्यादा होना चाहिए किसी भी सेट के जो भी पॉसिबल वैल्यू होगा थीटा के, क्योंकि थीटा जो है वो तो एच ही में से आया है, मतलब वही कैपिटल थीटा में से आया है। तो जाहिर सी बात है कैपिटल जो सेट होगा कैपिटल थीटा वो ज़्यादा होगा। उसी को हम लोग कहते हैं, ये जो वैल्यू ज़्यादा है सेट की उसी को कहते हैं हम लोग पैरामीटर स्पेस। स्टैटिक्स क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में 5 मार्क्स में कैसे भी पूछ लेता है। तो चलिए इसको जानते हैं। एनी फंक्शन ऑफ अ रैंडम सैम्पल x1 x2 ऐसे डॉटेड एक्सन तक दैट आर बी ऑब्जर्व से दैट उसका जो टर्म होगा वो एक्सन होगा, x2 होगा, x होगा। इसी को हम लोग स्टैटिक्स कहते हैं। ये डिफिनेशन उतना समझ में नहीं आता है, जो अभी नीचे वाला वो बताऊंगा वो ज़्यादा समझ में है। एग्जांपल में सैम्पल मीन, सैम्पल वेरिएशन, सैम्पल प्रोपोर्शंस। तो यहाँ दूसरा डिफिनेशन है स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ अ सैम्पल यूनिट। सैम्पल वैल्यू का वो फंक्शन कहलाता है स्टैटिक्स। कितना आसान था। दूसरा डिफिनेशन यहाँ भी है। स्टैटिक्स इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम सैम्पल टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन।
स्टैटिक्स क्या होता है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, जिसमें हम लोग थोड़ी सी सैंपल लिए हैं उसी चीज़ का। इट इज़ अ कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल एंड इट इज़ यूज टू एस्टिमेट करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर। पॉपुलेशन पैरामीटर की जो वैल्यू निकालने में मदद करता है और उसके एस्टिमेट को निकालने में भी मदद करता है, जो कि हम लोग का स्टैटिक्स है। दूसरा टॉपिक है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या है? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इन्वॉल्विंग द सेलेक्टिंग एलिमेंट्स फ्रॉम एन ऑर्डर पॉपुलेशन एट अ रेगुलर इंटरवल। जैसे कि पॉपुलेशन में से हम लोग को निकालना है कुछ सैम्पल्स। अब उस सैम्पल्स तो हम लोग रैंडम भी निकाल सकते हैं, आगे पीछे करके भी निकाल सकते हैं, या एक जगह से ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहता है कि पॉपुलेशन में से सैंपल निकालिए, बट एक रेगुलर इंटरवल रहना चाहिए। जैसे कि लाइन से कोई बंदे को खड़ा कर दिया गया है, पॉपुलेशन जिसको हम लोग कह रहे हैं, उसमें सैंपल निकालना है, तो मैं कहूँगा हर तीसरे बंदे को सैंपल के तौर पे निकालना है। जैसे कि 1 2 3 जो तीसरे पे होगा उसको निकालेंगे, 4 5 6 जो सिक्स्थ पे होगा उसको निकालेंगे, 7 8 9 जो नाइन्थ पे होगा उसको निकालेंगे। ऐसे इक्वल इंटरवल पर जो होंगे उसको निकालेंगे। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। या इसी को हम लोग दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, सेम ही है, अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड दैट इन्वॉल्व सेलेक्टिंग अ सैंपल बाय चूजिंग अ मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन एट अ रेगुलर इंटरवल। कुछ नहीं है, बस यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर दिया गया, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। ये एक तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है जो कि सैंपल को सेलेक्ट करता है रेगुलर इंटरवल पर, और जो कि पॉपुलेशन में से ही मेंबर्स हम लोग चूज़ करते हैं या सैंपल जो है चूज़ करते हैं। एग्जाम्पल पर दिया गया है, और रिसर्चर्स में भी सेलेक्ट, जो रिसर्चर है वो सेलेक्ट करता है हर 15वां जो है पर्सन है पॉपुलेशन में से। जैसे मैं बोला, मैं थर्ड वाला निकाल रहा था, उसी में से एग्जाम्पल में है, ये वो 15 पर्सन को निकाल रहा है। रिसर्चर क्या होता है? जो कि एनालिज करता है, कि पूरे पॉपुलेशन के बारे में पढ़ता है और डिस्क्रिप्शन उसके बारे में बताता है, उसी को रिसर्चर कहते हैं। ये स्टैटिक से ही बनते हैं हम लोग। दूसरा टॉपिक है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है? अगर पॉपुलेशन को पढ़ देता हूँ एक बार। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इन्वॉल्विंग डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू द डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स एंड स्ट्रेटा बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कैरेक्टर। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है? अगर पॉपुलेशन को हम लोग उसको डिवाइड कर दें, जैसे कि हमको सैंपल चाहिए तो किसके बेसिस पे चाहिए, कितने चाहिए, ये सब भी तो मायने रखता है। वैसे ही पॉपुलेशन को हम लोग अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। सब ग्रुप मतलब ग्रुप से भी छोटे छोटे होते हैं, उसी का दूसरा नाम स्ट्रेटा बोलते हैं। और स्ट्रेटा का मतलब जो प्लूरल वर्ड होता है वो स्ट्रेटम होता है, मतलब सिंगुलर वर्ड, सॉरी, सिंगुलर वर्ड जो होता है वो स्ट्रेटम होता है और प्लूरल जो होता है स्ट्रेटा होता है। और स्पेसिफिक कैरेक्टर, सीधा बात यह है, पॉपुलेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, कोई भी उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर पे। जैसे कि मैं कहूँगा कि अगर एक पॉपुलेशन लिया गया है, उसमें अगर मैं बोलूँ कि एज वाइज सारे को अलग अलग कर दो, तो 17 वाले अलग हो जाएंगे, 18 वाले अलग, 19 ऐसे 20 वाले अलग, जो भी डिफरेंस एज के होंगे वो लाइन में अलग अलग रहेंगे। तो एक बनेगा ना, एक ग्रुप अलग बनेगा 19 का, 20 का अलग बनेगा, वही बोला गया सब ग्रुप या स्ट्रेटा। एग्जाम्पल में लिखा गया है एज, जेंडर, इनकम लेवल्स, और बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। जैसे हम लोग सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग पढ़ें, इसी दोनों वर्ड को कंबाइन कर दिया जाता है स्ट्रेटिफाइड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। वही लिखा गया है स्ट्रेटिफाइड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तब आप नाम से समझ सकते हैं स्ट्रेटिफाइड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होगा। सिंपल सी बात है कि अगर पॉपुलेशन को हम लोग सब ग्रुप या स्ट्रेटा में डिवाइड कर दें एक इक्वल इंटरवल पे, और जिस पे हम लोग को जो पॉपुलेशन है वो मतलब सेम हो। जैसे कि कहूँ कि पूरे कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, कुछ होंगे बीए पढ़ रहे होंगे, उनका कोर्स बीए होगा, कुछ का बीएससी होगा, कोई बीकॉम होगा, एलएलबी होगा। तो ऐसे ही नॉर्मल देखेंगे तो हमारा पॉपुलेशन जो है वो हाइड्रोजीनियस है, मतलब पूरा कॉलेज
कॉलेज में हर बच्चे जो है वो अलग अलग हैं, सबसे डिफरेंट है, तो हेट्रोजीनियस होगा। लेकिन अगर हम कोई स्पेसिफिक टॉपिक रख दिया जाए, कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक रख दिया जाए, जैसे कि मैं बोला कोर्स, तो कोर्स पे मैं कहूँगा तो कोई बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो सेम आने लगेंगे, बीएससी वाले अलग आएंगे, बीए वाले अलग आएंगे। तो उसी को जब दोनों चीज़ को मिला दिया जाता है तो वो स्ट्रेटिफाइड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कहलाता है। तो मैं इसका डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। स्ट्रेटिफाइड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इज considered random if the starting point is random and the periodic interval is determined beforehand. Its use when the population is heterogeneous and a certain homogeneous subpopulation can be isolated. इसको कब यूज करते हैं? जब पॉपुलेशन जो हेट्रोजीनियस हो, मतलब अलग अलग हो, सारे जो हैं डिफरेंट हो, और उस पॉपुलेशन के अंदर कुछ ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक रख दिया जाए या कोई कॉमन टर्म रख दिया जाए जिससे कुछ बच्चे, कुछ पॉपुलेशन जो है वो होमोजीनियस हो जाए, मतलब सेम हो जाए। तो इसी को कहते हैं हम लोग स्ट्रेटिफाइड, और इसमें यूज भी है। तो स्ट्रेटिफाइड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, नाम से मालूम चल रहा है स्ट्रेटिफाइड और सिस्टमेटिक का दोनों का एक कॉम्बो डिफिनेशन है। ये अनबायस का जो ये डिफिनेशन है ये थोड़ा रटने वाला है। एक दूसरा डिफिनेशन है वो भी बताऊंगा, वो थोड़ा समझने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एन एस्टिमेटर इज सेड टू बी अनबायस्ड फॉर अ पॉपुलेशन पैरामीटर। कोई भी एस्टिमेटर अनबायस होगा कोई भी पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए, जैसे कि पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस, ये सब जो है वो पैरामीटर भी मैं बताया ऊपर। इफ़ एंड ओनली इफ़, कब? जब वो एवरेज आर द मीन ऑफ अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस्टिमेटर, जो मीन होगा सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसका अगर एवरेज देंगे तो वो एस्टिमेटर जो है बराबर होगा उसके ट्रू वैल्यू ऑफ पैरामीटर। सिंपल से बात कह दिया जाए कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन ले लें तो वो इक्वल होगा उस एस्टिमेटर के जो कि हम लोग के पैरामीटर का वैल्यू असलियत में है। मैं समझ सकता हूँ कि ये वाला डिफिनेशन समझ नहीं आएगा क्योंकि ये रटने ही वाला है ही। यहाँ से डिफिनेशन है द एवरेज से। ये दूसरा डिफिनेशन है अनबायसनेस का। अनबायसनेस का डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने ये 2-3 सालों का छांट कर और सर से थोड़ा सा डिस्कशन करके मैं ये टॉपिक्स निकाला हूँ। वैसे मैं खुद के लिए निकाला था तो मैं सोचा कि निकाल भी ले आऊँ तो इसी बहाने मेरा वीडियो बन जाएगा और आपकी मदद भी हो जाएगी। तो ये अनबायसनेस का दूसरा डिफिनेशन है। इफ़ x1 x2 आर सो एन xn बी आर रैंडम सैम्पल ऑफ अ साइज n, ये एक रैंडम सैम्पल है जिसका साइज जो है वो n है, जो कि पॉपुलेशन में से लिया गया है। हुज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मास, डेंसिटी बोलो या मास बोलो, डेंसिटी फंक्शन इज एफ एक्स थीटा। इसको क्या बताया था? जो पहला टर्म होगा वो क्या होगा? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। इसमें होगा मीन और ये वाला क्या होगा? जल्दी, यहाँ होगा वेरिएंस। पहला टर्म जो है मीन है, दूसरा जो है वो वेरिएंस है। वे थीटा इज अ पॉपुलेशन पैरामीटर, जहाँ पे ये थीटा जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर है। बस इतना आसान था। टी इक्वल टू टी x1 x2 एंड सो ऑन xn इज सेड टू बी अनबायस्ड फॉर अ पॉपुलेशन पैरामीटर, जहाँ पे थीटा जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा जो है होगा कब? जब उसका हम लोग जब हम लोग इस टी का एस्टिमेट निकालेंगे वो बराबर होगा एग्जैक्ट थीटा के, तो हम लोग उसको कहेंगे वो अनबायस्ड। मैं सोच रहा हूँ इसमें एक और डिफिनेशन, ये जो कंसिस्टेंसी है इसको भी पढ़ा दिया जाए, लेकिन एक दूसरा डिफिनेशन आप में सर्च है वो भी देख लीजिए अनबायसनेस का। सबसे आसान यही है। एक ये था जो कि लर्न करने वाला था, 2 लाइन था। एवरेज जो मीन सैम्पलिंग के वो बराबर होता है पैरामीटर के ट्रू वैल्यू। लेकिन ये भी जो है ये बहुत आसान है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट इंडिकेट वेदर द एक्यूरेट एस्टिमेटर ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर। देखिए कितना आसान है। ये क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है स्टैटिस्टिक्स का जो कि हम लोग को दिखाता है, बताता है कि जो एस्टिमेटर है पॉपुलेशन पैरामीटर के वो एक्यूरेट है। कितना आसान था। सबसे आसान यही है
और यहाँ पे लर्न करने वाला और टर्मिनोलॉजी में ये वाला डिफिनेशन है। अब पता करते हैं कि एब्सोल्यूट अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होता है। इफ़ एन एस्टिमेटर इज अनबायस्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ पैरामीटर देन इट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट अनबायस्ड एस्टिमेटर। जैसे कि सैम्पल मीन, अगर कोई भी एस्टिमेटर जो है वो कोई भी पैरामीटर के लिए अनबायस है, कोई भी एस्टिमेटर जो है वो कोई भी पैरामीटर के लिए अनबायस है, तो वो एब्सोल्यूट कहलाता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम लोग पढ़े थे पहले, याद करिए 9th-10th क्लास में या 11th-12th में भी वैसे पढ़े थे, जो कि कांस्टेंट है, सबके लिए मायने रखता है, सबके लिए इक्वली चलता है, वही है सबके लिए ऐसा एस्टिमेटर जो सबके लिए अनबायसनेस हो हर पैरा टाइप के। कंसिस्टेंसी, ये भी इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये भी एग्जाम में आता है। कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा लर्न करना होगा। अगर आपको पहली बात तो भरोसा होना चाहिए कि ये सारे इंपॉर्टेंट है, नहीं हो रहा है तो कहीं से भी ये पेपर सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पर मिलेगा, या कहीं भी कोई वेबसाइट या सर से, अपने सर से बात कर लीजिए, बात करके बस टॉपिक का नाम ले लीजिए, सर खुद बोलेंगे ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्या, आप पेपर में से भी मैच कर सकते हैं कि ये पेपर ही का है, लेकिन जो ये डिफिनेशन है बारे में बता रहा हूँ, ये इजी लैंग्वेज इससे मिल ही नहीं सकता है स्टैटिस्टिक्स में। अ सीक्वेंस ऑफ एस्टिमेटर कंसिस्टेंसी का डिफिनेशन का है, थोड़ा सा लर्न करने वाला है। इस सीक्वेंस ऑफ एस्टिमेटर टी एन इज टू बी कंसिस्टेंट। अगर कोई भी एस्टिमेटर का सीक्वेंस ले लिया जाए जिसका नाम हम लोग टी एन रखे हैं, उसको हम लोग कंसिस्टेंस कब कहेंगे, जब कंसिस्टेंस सीक्वेंस कब कहेंगे उस एस्टिमेटर का, इफ़ टी एन कांग्रेस टू थीटा इन प्रोबेबिलिटी। ये थोड़ा सा कांग्रेस वाला वर्ड ये है मैथ में का, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का है, ये मैथ में का है कांग्रेस। इफ़ टी एन कांग्रेस टू द थीटा इन अ प्रोबेबिलिटी सच दैट थीटा जो है वो कांग्रेस करेगा, टी एन जो है वो कांग्रेस करेगा थीटा की तरफ, एज एन, जब एन जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, जहाँ पे थीटा जो है वो कैपिटल थीटा के बिलोंग करता है। ये डार्क से लिखा गया है, कैपिटल थीटा है। इसी को, ये जो थीटा है इसी का दूसरा नाम ये पैरामीटर स्पेस जो है, यही पैरामीटर स्पेस जो है वही थीटा कहलाता है। कंसिस्टेंसी का दूसरा डिफिनेशन है, सीक्वेंस ऑफ एस्टिमेटर टी एन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट सीक्वेंस ऑफ एस्टिमेटर ऑफ थीटा इफ एस्टिमेटर इज अ ग्रेटर देन जीरो, जहाँ पे जो एस्टिमेटर होगा वो जीरो से बड़ा होगा, और पी एन टी एन माइनस थीटा ये मॉड है, इज स्मॉलर देन एस्टिमेट ब्रैकेट इक्वल टू 1 एज एन गोज टू इन्फिनिटी। प्रोबेबिलिटी टी एन माइनस थीटा मॉडल्स में ग्रेटर देन एफिशिएंट इज इक्वल टू थीटा जीरो। अगर जीरो ये एस्टिमेटर से ज़्यादा होगा इन दोनों का डिफरेंस तो जीरो कहलाएगा, अगर एफिशिएंस का इन दोनों का डिफरेंस कम होगा तो 1 कहलाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।